यस सर। देखिए आज जो कराने वाला है ना, आज हम लोग ऊपर लिखा ही है WBCS के लिए ही कराएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चंस है ओवरऑल सारे कवर किए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के साथ इसमें डिस्क्रिप्शन भी रखे हैं, मतलब कि किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ रखा गया है जिससे कि सुविधा होगा आप लोग को पढ़ने में। ठीक है, तो उसी सुविधा के अनुसार आप लोग को कराया जाएगा। अभी जो है जैसे कुछ दिखा देते हैं स्लाइड को, जैसे ये सब है, इसके साथ में यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बताइएगा तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट सर। वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है। ठीक, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? वेंकैया नायडू। वेंकैया। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए? आर्टिकल 64 है शायद। 63 ना? शायद 63 या 64 कोई है, याद नहीं पड़ रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर सेलेक्ट। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेजिस्लेचर कहने का मतलब क्या, हम लोग का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसको सिलेक्ट करते हैं? हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल भी है। फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से, फेडरल पूरी तरह से भी फेडरल नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या है कि आपका एक सेंट्रल का अलग गवर्नमेंट है, स्टेट का अलग गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है और एक स्टेट में भी है। अब देखिए सेंटर में अलग होगा स्टेट, तो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेंटर में रखने के लिए बाइक कैमरल लेजिस्लेचर को रखा गया है। बाइक कैमरल लेजिस्लेचर को रखा गया है हम लोग का कहाँ, सेंटर में। तो बाइक कैमरल लेजिस्लेचर में एक है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। अपर हाउस का जो नाम है उसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और राज्यसभा भी कहते हैं। लोअर हाउस लोकसभा कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। सही, तो देखते हैं ये जो लोअर हाउस है, ये जो हाउस ऑफ पीपल है, इसका जो नीचे जो कारपेट होता है ना, कारपेट वो पता है ग्रीन कलर का होता है, और अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं ना, उसका कारपेट जो होता है वो रेड कलर का होता है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा को बनाया इसलिए, लोअर हाउस में जो कारपेट ग्रीन कलर, मतलब ग्रास रूट लेवल से उठकर सभी लोग जाएंगे वहां पर, इसलिए ग्रीन कलर दिया गया है, जो डेमोक्रेसी को एक रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा है। और ये जो स्टेट, ये राज्यसभा का जो कारपेट होता है रेड कलर का होता है, वो जानते हैं किस लिए, क्योंकि वो दिखाता है ना कि रॉयलिटी को दिखाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स बलिदान दिए थे, उनको ही दिखाता है, हमारे रॉयलिटी को दिखाता है, इसी कारण वो रेड कलर का है। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो यहाँ पर याद रखिएगा एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जाता है। लोकसभा में तो हम लोग सारे लोग वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन रहता है, इसी कारण राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया करते हैं। किसको करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को कौन? स्टेट लेजिस्लेचर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से जितनी भी पार्टियां हो वो क्या चाहते हैं, सेंटर में अगर गवर्नमेंट बनाती है वो चाहते हैं स्टेट में भी गवर्नमेंट बने, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का मेंबर्स को बढ़ाने के लिए, वहां पर मेजोरिटी को बढ़ाने के लिए आते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग ऑफ लोकपाल, ये 2020 में आया था क्वेश्चन। लिटरल मीनिंग क्या है, लोकपाल का लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है, जब हम लोकपाल का लिटरल मीनिंग की बात करेंगे ना, तो क्या है लोकपाल का लिटरल मीनिंग, क्या करता है लोकपाल, क्या करता है बताइए तो आप लोग के अनुसार। क्या वो लोगों की केयर टेकर करता है, या एग्जीक्यूट करता है पब्लिक सर्विस को, या वो वीकर सेक्शन, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उसको देखता है, या मोटिवेशन सिविलियंस है? देखिए इसका आंसर अभी नहीं दे रहा है, इसका आंसर ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ बताने के बाद देंगे। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इन द लोगो ऑफ लोकपाल विजिलेंस रिप्रेजेंटेड बाय, जो विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है ना देखभाल करना, मतलब बोला जा सकता है ना निरीक्षक जो होता है ना, देखिएगा विजिलेंस कमीशन को रखा गया, जैसे कि जितने भी स्कूल्स है ना, स्कूल में काम टीचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पब्लिक ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, वो विजिलेंस होता है। तो यहाँ पर लोकपाल में विजिलेंस के रूप में जो लोगो है किसको दिखाया गया है? देखिए क्या ट्राई कलर को दिखाया गया है, क्या अशोक चक्र को,
क्या जज बेंच को, या टू हैंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, ये चारों में से कौन सा होगा? ये दो क्वेश्चन का आंसर एक साथ देंगे। फिलहाल कुछ दिखाते हैं, देखिएगा। पहले देखते हैं लोकपाल का लोगो। लोकपाल का जो लोगो है, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका WBCS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जितना क्वेश्चन है। तो निश्चित है जब विजिलेंस पूछा है तो अदर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो विजिलेंस का आंसर यही आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लोगो क्या है, अलग अलग जो लोकपाल का लोगो क्या है, देखिएगा। जो जज बेंच है, जिसको अम्बस्टमेंट कहते हैं, जो स्वीडन से लिया गया है। अम्बस्टमेंट जो देखभाल करते हैं, माने जांच करते हैं, किसी तरह का करप्शन को देखते हैं। पीपल 3 ह्यूमन फिगर्स होता है, इसको 3 ह्यूमन फिगर्स को पीपल के रूप में दिखाया गया है। जो विजिलेंस है ना, पीपल को किसके रूप में दिखाया गया? 3 ह्यूमन फिगर्स। अगर लोकपाल में पीपल को दर्शाया गया तो क्या लोगो है उसके लिए? 3 ह्यूमन फिगर्स। अम्बस्टमेंट का दिखाया गया तो उसके लिए क्या है? जज बेंच। याद रखिए, लोकपाल में अम्बस्टमेंट के लिए कौन सा लोगो यूज किया गया? जज बेंच। जबकि पीपल के लिए 3 ह्यूमन फिगर्स। और वही विजिलेंस के लिए यही आंसर चाहिए था ना, विजिलेंस के लिए क्या चाहिए? अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र फॉर्मिंग आई पीपल। तो देखियो यहाँ पर ये लिखा है ना अशोक चक्र, तो इसका आंसर निकल गया ना। लोकपाल में विजिलेंस के लिए क्या चाहिए? अशोक चक्र। जबकि पीपल के लिए 3 ह्यूमन फिगर्स। याद रखिएगा, जब विजिलेंस पूछा है तो निश्चित है ये पांचों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो विजिलेंस माने अशोक चक्र, पीपल के लिए 3 ह्यूमन फिगर्स, अम्बस्टमेंट के लिए जज बेंच। ठीक है, तो याद कर लेते हैं अम्बस्टमेंट के लिए कौन सा किया गया, आप लोग बोलिएगा। अम्बस्टमेंट के लिए क्या यूज किया गया है, कौन सा सिंबल यूज किया गया है? बोलो, अम्बस्टमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है? जजेस बेंच। जज बेंच। और पीपल के लिए 3 ह्यूमन फिगर्स। विजिलेंस के लिए अशोक चक्र फॉर्मिंग आई पुपिल। लॉ के लिए शेप ऑफ द बुक इन ऑरेंज। ठीक है, शेप ऑफ द बुक इन ऑरेंज। ठीक है, बुक का शेप के जैसा है, ठीक, ऑरेंज में, ऑरेंज कलर का। जुडिशियल के लिए द ट्राइकलर टू हैंड्स। बोलिए बोलिए। बिलो फॉर्मिंग अ यूनिक बैलेंस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये सारा ऑप्शन किसी ना किसी के लिए है। अब यहाँ से ट्राइकलर किसके लिए दिया गया था? देखिए ट्राइकलर किसके लिए दिया गया था? जुडिशियल। जुडिशियल। लेकिन ट्राइकलर उसके साथ में और क्या बोला गया? 2 हैंड्स भी बोला गया है ना, माने नीचे वाला भी 2 हैंड्स आर प्लेस्ड बिलो फॉर्मिंग अ यूनिक बैलेंस। 2 हैंड्स भी है, ट्राइकलर है, तो वो जुडिशियल। फिर यहाँ पर जज बेंच। जज बेंच किसके लिए है? किसके लिए है? अम्बस्टमेंट के लिए जज बेंच है। ठीक है, याद हो गया ना, अम्बस्टमेंट के लिए जज बेंच है। तो याद जब भी करेंगे, देखो इसमें से 4 क्वेश्चन बना, इसमें से कितना सारा क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन के साथ एक रिलेटेड हो गया। तो अम्बस्टमेंट के लिए जज बेंच, पीपल के लिए 3 ह्यूमन फिगर्स, विजिलेंस अशोक चक्र, लॉ शेप ऑफ द बुक इन ऑरेंज, जुडिशियल द ट्राइकलर 2 हैंड्स आर प्लेस्ड बिलो फॉर्मिंग अ यूनिक बैलेंस। देखिए ऊपर एक और क्वेश्चन था, लिटरल मीनिंग, इसका आंसर भी आते हैं। देखिए लोकपाल, पहले देखिए लोकपाल आया कब था? 2013। लोकपाल 2013 में ये हुआ था, पास हुआ था लोकपाल एक्ट के रूप में, जिसको एंटी करप्शन एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी करप्शन एक्ट कहते हैं। बिल को जब रखा गया था 2011 में रखा गया था लोकसभा में। ठीक है, और वो बिल 2011 में रखने के बाद इसी कारण इसको लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 भी कहते हैं, बिल कहते हैं। लेकिन एक्ट हुआ था 2013 में, याद रखिए 2013 में बन गया था। 2013 में प्रणब मुखर्जी कब साइन किए थे? 1 जनवरी 2014 को। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, जब लोकपाल बिल एक्ट बना उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, उन्होंने ही साइन किया था, माने 1 जनवरी 2014 को ये एक्ट बन गया लोकपाल बिल। और लागू कब से हुआ? 16 जनवरी। पूछा जाएगा लोकपाल बिल कब लागू हुआ? 16 जनवरी को लागू हुआ। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लोकपाल को पहली बार यूज किसने किया था? लोकपाल जो वर्ड है भारत में पहली बार यूज किसने किया था? लक्ष्मी मॉल सिंघवी ने। ठीक है, लक्ष्मी मॉल सिंघवी 1963 में यूज किए थे। लक्ष्मी मॉल सिंघवी ने लोकपाल को पहली बार यूज किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद और देखिएगा, लेकिन लोकपाल जो है ये पहले, सबसे पहले कहां यूज किया गया? स्वीडन में, अम्बस्टमेंट के रूप में। ठीक है, 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इसको रखने की बात की गई, सेंट्रल लेवल पर अलग और स्टेट लेवल पर अलग। और एक और, लोकपाल बिल को लाने के लिए कौन ऐसा लीडर है जो जुड़े हुए थे? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का नाम याद रखिएगा। अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला रहे थे ये लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल को लाने के लिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर का नाम तो अन्ना हजारे।
ये भी एक क्वेश्चन बनता है। लोकपाल क्या है? लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक मेंबर्स नहीं, मल्टी मेंबर्स है। इसमें क्या है, 1 चेयरपर्सन है और 8 मेंबर्स है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस बनेगा। देखिएगा, लोकपाल जो चेयरपर्सन होगा लोकपाल का, शुड बी फॉर्मर चीफ जस्टिस हो सकते हैं, फॉर्मर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, या एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं। याद रहेगा ना, जिसके पास 25 इयर्स का एंटी करप्शन पॉलिसी से रिलेटेड नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो। फिर ये जी क्या होता है, लोकपाल जुडिशियल मेंबर्स ऑफ लोकपाल आइदर अ फॉर्मल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये क्या हो सकते हैं, फॉर्मल ये आपका जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और फॉर्मल चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के। लोकपाल का चेयरमैन जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसके 5 साल के लिए काम करते हैं, 5 साल या 70 साल, दोनों में से कोई एक। अगर 70 साल पहले पूरा हो जाएगा तो खत्म, या 5 साल रहेंगे। अगर मान लो कोई 65 साल के एज में हुआ, 70 साल तक रह 5 साल रह जाएंगे। कोई 62 में हुआ, 5 साल रह जाएंगे। लेकिन कोई 66 में हुआ तो निश्चित 70 साल का जब हो जाएंगे तो छोड़ना पड़ जाएगा उनको। और लोकपाल का मेंबर्स अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखिएगा, किसके रिकमेंडेशन पर? एक सिलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर। सिलेक्शन कमीशन में कौन कौन होता है? ये जो सिलेक्शन कमीशन और कमिटी होगा उसमें कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो चेयरपर्सन होता है, स्पीकर होंगे लोकसभा का, अपोजिशन लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर होंगे वो रहेंगे, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और जज रहेंगे जिसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये सिलेक्शन कमिटी में रहते हैं। सिलेक्शन कमिटी जो है वो जिसको रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट, उसे ही लोकपाल का मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। लोकपाल कहाँ कहाँ काम होता है? लोकपाल प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स, ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इसको हम साथ में ही रखे हैं। तो जुरिडिक्शन जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सारे लोग लोकपाल के जुरिडिक्शन में आते हैं, सभी लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन लोकपाल डज नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर मिनिस्टर्स एंड एमपीज इन द मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन। लेकिन पार्लियामेंट में कुछ भी कोई कह देता है ना, पार्लियामेंट में, उसके लिए लोकपाल वहां नहीं कुछ करेगा। ऐसे नॉर्मली सारे एमपी लोग भी अगर करप्ट होते हैं तो वो भी लोकपाल के निगरानी में आते हैं, लोकपाल चेक कर सकता है उसके लिए भी, ठीक है। लोकपाल क्या कर सकते हैं? द पावर टू सुपरिंटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन। ये सीबीआई को डायरेक्शन भी दे सकते हैं लोकपाल, कोई भी केस को सीबीआई के पास भेज सकते हैं, ठीक है, सीबीआई को डायरेक्ट कर सकते हैं लोकपाल। लोकपाल हैज पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स, प्रोसीड करने का, रिसीव बेनिफिट्स, कोई होता है ना, कोई करप्शन करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का पावर है लोकपाल के पास, ठीक है। ये सब लोकपाल के लिए है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? केयर टेकर के रूप में समझ में आ रहा है। किसके रूप में समझ में आ रहा है? ये एक केयर टेकर है, ऐसा तो नहीं है पब्लिक सर्विस, ये केयर टेकर के रूप में काम आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? केयर टेकर की कोई करप्शन ना करे। लोकपाल का लिटरल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? केयर टेकर ऑफ द पीपल। क्या निकल के आ रहा है? केयर टेकर ऑफ द पीपल। याद रहेगा ना? लोकपाल का लिटरल मीनिंग क्या होगा? बोलिए। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। जी जी सर, आ रहा है आवाज। हाँ, तो लोकपाल का लिटरल मीनिंग होता है केयर टेकर ऑफ द पीपल, ठीक। तो लोकपाल का बहुत सारा क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छे से पोर्शन याद रखिएगा, ये पोर्शन। आगे देखते हैं, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो था किसके द्वारा लीड किए गए थे, माने कौन हेड? बी सर, मोरारजी देसाई। बी कौन है? बी मोरारजी देसाई, ठीक। मोरारजी देसाई के बारे में तो जानते होंगे, क्या थे? 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। कौन थे? 4th प्राइम मिनिस्टर थे। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? जनता पार्टी से। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, याद रहेगा ना? जी सर, ये तो हिस्ट्री में का क्वेश्चन है ना? क्या चीज ये? हाँ? पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, देखिए ये पॉलिटी में भी आता है। कुछ पोर्शंस जो है पॉलिटी, जैसे नेशनल मूवमेंट का जो लास्ट का पोर्शन है वो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में आते हैं, ठीक है। जी सर। हेलो, वीडियो आवाज नहीं आ रही है।
हेलो, इधर तो सब हेलो। आप लोग को मेरा वीडियो दिख रहा है? जी Yes, सर, sir. आवाज वीडियो सब क्लियर है। ठीक ठीक। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? ठीक ठीक। आवाज नहीं आ रही थी ना बच्चों? आ रही है सर। अच्छी बात है, ठीक। उस वक्त आ रही थी। देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फील दैट आरटीआई वाज एप्लीकेबल टू, देखिए ये आरटीआई जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आरटीआई के अंदर में कौन कौन आते हैं, कौन कौन एप्लीकेबल है, बताओ तो इसमें से। और सीबीआई आल्सो, सीबीआई या एनआईए या सीजेआई, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या पीएमओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आरटीआई के निगरानी में कौन कौन, ये भी कौन आ सकता है इसमें से? पीएम होता सीजेआई, है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। फिर आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया, वो किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था? ये आसान क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एडॉप्ट किया था, इंडियन लीग ने? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये पढ़ाए थे भी। व्हेन वाज द मद्रास स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड एज तमिलनाडु? तमिलनाडु के रूप, मद्रास स्टेट को तमिलनाडु माने के रूप में जाना गया कब? 14 जनवरी ए सर 14 जनवरी 1969। कब? Yes, sir. 14 जनवरी 1969 को मद्रास स्टेट को ऑफिशियली हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के रूप में, ठीक है, 14 जनवरी 1969 को, ठीक है। देखिएगा इसमें कुछ नाम रखा है, इसमें कुछ जगह का नाम, ये एक आंसर तो हो गया। ये देखिए, ट्रावणकोर कोचीन, कोचीन को केरला बोला गया 1 नवंबर 1956 को, कोचीन केरला के रूप में जाने जाते हैं 1 नवंबर 1956 को। मध्य भारत, मध्य प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं 1 नवंबर 1959 को। मद्रास स्टेट तमिलनाडु के रूप में जाने जाते हैं 14 जनवरी 1969 को। मद्रास स्टेट तमिलनाडु के रूप में जाने जाते हैं 14 जनवरी 1969 को। मैसूर स्टेट को कर्नाटक बोला गया 1 नवंबर 1979 को, इसका रीनेम किया गया, मैसूर स्टेट का कर्नाटक। उत्तरांचल को उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को। ओडिशा को ओडिशा बोला गया 4 नवंबर 2011 को। याद रखिए ये सब डेट में से कुछ भी, जब ये पूछा जा सकता है, सिंपल सा लॉजिक देखिएगा, अगर ये पूछा जा सकता है तो ये क्यों नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा का उड़ीसा नाम दिया गया 4 नवंबर 2011 को, कब दिया गया? 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा को उड़ीसा बोला गया, ठीक है। मैसूर स्टेट कर्नाटक 1 नवंबर 1973 को, माने 1973 को बोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, बताइएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनके द्वारा तैयार किया गया था इनमें से? गांधी जी थे, नेहरू जी, सी सर, सी अम्बेडकर डॉक्टर। कंफर्म तो? कौन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, कौन थे? डॉक्टर भीमराव ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। और पता नहीं सर, और पता नहीं है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? अम्बेडकर जी थे। आते हैं यहाँ, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भी दिए थे ना। क्वेश्चन ये है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज राइट टू वोट और टू बी इलेक्टेड क्या है? डी सर, डी नेचुरल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स? डी 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 लीगल राइट्स। जी सर, डी होगा सर, सी।
फंडामेंटल राइट किसको कहते हैं? बताइए फंडामेंटल राइट्स को। अगर फंडामेंटल सिंपली अगर आपको नहीं पता रहेगा ना, सिंपल बोलिएगा, पार्ट 3 में जो बोला गया है ना वो फंडामेंटल राइट्स नहीं याद रहेगा, सिंपली यही बोला है। पार्ट 3 में जो मेंशन किया गया वही फंडामेंटल राइट्स है। तो पार्ट 3 में मेंशन नहीं किया गया है ना ही राइट टू बी इलेक्टेड, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ क्लियर? नेचुरल राइट का डेफिनेशन अगर देंगे ना तो नेचुरल राइट वो बोलते हैं जब स्टेट बनने से पहले, माने स्टेट के बनने से पहले जो कंडीशन था वो नेचुरल राइट का कंडीशन, उस वक्त नेचुरल राइट मिलता था। नेचुरल राइट में क्या क्या आता है? जो आपका राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये नेचुरल राइट में था, ठीक है, ये लॉ की माने थे। लेकिन किंतु नेचुरल राइट में राइट उस वक्त वोट देने का अधिकार नहीं था। स्टेट बनने से पहले स्टेट ही नहीं था तो वोट कहां से देंगे? सिंपल सा लॉजिक है। जब वोट ही नहीं देंगे तो नेचुरल राइट तो होगा नहीं। अब रहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसे बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। अब यहाँ पर एक डाउटिंग क्वेश्चन तैयार होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1 से लेकर जो 395 तक लिखा हुआ है ना आर्टिकल्स, उसमें जो मेंशन होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। समझे? वो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा, दैट मीन्स याद रखिएगा कि अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ ये हो जाता है कि ये राइट टू वोट 326 आर्टिकल 326 में तो राइट टू वोट बोल के तो नहीं बोला गया, लेकिन ये बोला गया है हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा। उसमें बोला गया है, माने अगर एनसीईआरटी का बुक को फॉलो अगर हम करें, क्लास 12 का चैप्टर 3 पेज नंबर आपका 66 में लिखा गया है, लेकिन वहां पर क्लियर नहीं लिखा गया है। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलेगा वहां क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया है कि राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल के रूप में दिखा रहा है। किंतु सुप्रीम कोर्ट, इसको दिखा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वोट ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही फंडामेंटल, ये स्टेचुअरी और लीगल राइट्स है, ठीक है, लीगल है और स्टेचुअरी है। स्टेचुअरी का मतलब होता है पार्लियामेंट में एक्ट बनाकर जो लागू होता है उसको बोलते हैं स्टेचुअरी, ठीक है, समझे? देखिएगा बोला जा रहा है आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव, ये अभी बता रहे थे ना। हाँ एक बात और, राइट टू वोट का जब बता रहे थे एक चीज एक साथ नहीं बता देते हैं। हम लोग को वोट देने का अधिकार ना 1988 के पहले क्या था, 21 साल का जो होते थे वो वोट दे सकते थे, और 1988 के बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा 21 साल को 18 साल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। 21 साल को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? अब 18 साल के युवा ही वोट दे सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन राइट टू इलेक्ट में 18 साल के युवा चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं। 25 साल चाहिए आपको लोकसभा का चुनाव में खड़ा होने के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव में खड़ा होने के लिए, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था इंडिया का? कौन थे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन? सुकुमार सेन। और अभी का इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, श्री सुशील चंद्रा। कौन है? बोलिए। इलेक्शन कमिश्नर, क्या बोले? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र है। कौन है? सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र है। और सैलरी कितना रखा गया दिया जा रहा है अभी? 2,50,000 ना। कितने साल के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कितने साल के लिए रहते हैं? 6 साल या 65 साल, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई 62 साल में बनता है तो 3 साल रह पाएंगे, अगर कोई 55 साल में बनता है तो 6 साल रहेंगे। 61 साल में हो जाएगा सर उसका देश। क्या बोले? सर बोले अभी 55 साल में, तो 61 साल में उसका देश का सब। हाँ तो वो 6 साल, माने क्या बोले, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, दोनों में से जो, अगर 6 साल का टर्म पूरा पहले हो जाएगा तो वो चल रहा है। क्या बोले? क्या बोले? बोलिए।
आपको नहीं बोले हैं सर। देखिएगा इससे रिलेटेड ना जो कुछ कमेटी का नाम है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कुछ कमेटियां बनी थी, कुछ कमेटी का नाम खाली एग्जाम में पूछेगा। ये कमेटी जो है किससे जुड़ा हुआ है? दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इंद्रजीत कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म से, याद रखिएगा ये चीज को। आते हैं अगला, व्हाट विल फॉलो इफ अ मॉनिटरी बिल, मॉनिटरी माने या मनी बिल, ठीक है, व्हाट विल बी फॉलो माने मनी बिल जो होगा अगर अमेंड होता है, राज्यसभा अमेंड करके दे दे, मान लो राज्यसभा में भेजा जाता है ना मनी बिल को, लोकसभा में पास, क्योंकि मनी बिल पहले लोकसभा में पास होता है और उसके बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। तो मान लो राज्यसभा मनी बिल में कुछ अमेंड करके भेज दे तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा में स्टिल प्रोसीड, लोकसभा उस बिल के ऊपर प्रोसीड करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे, बिना एक्सेप्ट किए पास कर देंगे, या लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल, लोकसभा बिल को कंसीडर ही नहीं करेंगे, लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, लोकसभा राज्यसभा को वापस भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए, ये, या प्रेजेंट में कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग, या प्रेजेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर करें, मनी बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जाता है, याद रखिएगा, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया, 110 में, 110 माने मनी बिल, 110 बोलते हैं क्या याद रहेगा? मनी बिल की बात याद रहनी चाहिए। 110 माने, 110 का मतलब मनी बिल। मनी बिल। मनी बिल, और मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जब भेजा जाएगा, राज्यसभा अगर 14 दिन के भीतर नहीं पास करके भेजती है ना तो वो मनी बिल पास हो जाएगा मतलब। और राज्यसभा अगर किसी भी तरह का अमेंड करके भेजती है ना तो लोकसभा में उस बिल के ऊपर चर्चा होगी, उसको एक्सेप्ट करेगी उसके रिकमेंडेशन को, या नहीं भी कर सकती है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, और उसी तरह पास कर देगी। लोकसभा को बैठेगी, बैठ के उसी तरह पास कर देगी, या अमेंडमेंट को मान के पास करेगी, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ए नंबर, ठीक है। लोकसभा स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग, वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखिए ये मनी बिल है, कौन कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा, मनी बिल का जो होगा ये कि मनी बिल ही है, ये स्पीकर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर। 110 में बोला गया है कौन कौन सा बिल मनी बिल होगा, देख लेते हैं, स्पीकर किस आधार पर डिसाइड करेंगे। 110 में बोला गया है मनी बिल को डिफाइन करते हुए कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, क्या क्या बोले? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ठीक है, और रेगुलेशन। ऑफ एनी टैक्स, ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स को रेगुलेट करना, उसमें परिवर्तन लाना, दोबारा से लागू करना, वो सब मनी बिल में आता है, टैक्स से रिलेटेड काम। कोई भी बोरोइंग करेंगे मनी को, अगर हम किसी भी तरह का मनी को निकालना या खर्च करना गवर्नमेंट गारंटी से, वो सब मनी बिल में आता है, ठीक है। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द और द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कस्टडी जो होगा कंसोलिडेटेड फंड का, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, पेमेंट्स ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ द मनीज फ्रॉम एनी सच फंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी मनी को निकालना, उसको अप्रूव करना, ये मनी बिल होता है। बजट जो होता है ना, बजट उन लोग राज्यसभा में कभी पास होता है क्या? राज्यसभा में ले जाता है कि यहाँ होता है? नॉर्मली यहाँ होगा, क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड मुद्दा होता है उसमें, ठीक है। ये सारी चीज डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर डिसाइड करेंगे ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। एक चीज और आता है, मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेकर बहुत सारा डाउटिंग होता है, ठीक है। मनी बिल क्या होता है और फाइनेंस ये क्या होता है? मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों मिनिस्टर के द्वारा ही लाए जाते हैं। किसके द्वारा लाए जाते हैं? मिनिस्टर के द्वारा, ओनली बाय अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के द्वारा ही सिर्फ लाए जाते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल। याद रखिएगा ये दोनों लोकसभा में ही पहले लाए जाते हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल लोकसभा में ही पहली बार लाए जाते हैं। अपर हाउस का रोल क्या होता है? रिटर्न विद और विदाउट रिकमेंडेशन, 14 दिन के भीतर उसे रिटर्न करना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर रिटर्न करना पड़ेगा, या रिटर्न नहीं करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मनी बिल को। लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है मनी बिल को, लेकिन फाइनेंस बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है, फाइनेंस बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। स्पीकर, मनी बिल कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? स्पीकर डिसाइड करते हैं मनी बिल है कि नहीं है।
मनी बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं जरूरत पड़ती है। मनी बिल के लिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मनी बिल के लिए क्या प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरी होता है? यस, प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है। प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट और विथहोल्ड बट कैन नॉट रिटर्न। प्रेसिडेंट रख सकता है मनी बिल को, ठीक है, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बोल सकता मनी बिल को रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। फाइनेंस बिल के लिए भी इंट्रोडक्शन के लिए रिक्वायर ये प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फाइनेंस बिल 2 एक और है जिसके लिए किसी भी तरह का ये जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा फाइनेंस माने पैसा से रिलेटेड और भी मुद्दा है, लेकिन स्पीकर बोल दे कि ये फाइनेंस बिल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर प्रेसिडेंट का परमिशन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग कभी नहीं आ सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग आ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइनेंस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग रह सकता है। हो गया एक। देखिए आते हैं, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्योर्ड इन इट। जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया है ये वेलफेयर स्टेट का आइडिया? देखोगे ये वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहां से आया है? तो सर बी, DPS प्रियम्बल से क्या क्या आइडिया आया है हमें? प्रियम्बल से कौन कौन सा आइडिया आया है? बोलिए। प्रियम्बल में क्या बोला गया? क्या बोला गया? सर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल ना हमारे स्टेट के नेचर को बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के माने ऑब्जेक्टिव को बताता है प्रियम्बल, यही तो। स्टेट प्रियम्बल में क्या बोला गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये इंडिया को बताया गया। क्या इंडिया क्या है? सॉवरेन है। सॉवरेन के अलावा क्या बोला गया? सोशलिस्ट है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर है। उसके बाद क्या बोला गया? सेकुलर है। फिर बोला गया डेमोक्रेटिक है, फिर रिपब्लिक है। ये स्टेट होगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा, जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और फ्रेटर्निटी की बात की गई है। ये प्रियम्बल में बोला गया है। देखिए, लेकिन डीपीएसपी में आर्टिकल कहां पर? 39 में बोला गया वेलफेयर स्टेट की बात ना। डीपीएसपी को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपसे, इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोग को ये सम अप करना बहुत जरूरी है इसमें। डीपीएसपी जो है आपका आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कहां, कौन सा पार्ट में है? पार्ट 4 में है। डीपीएसपी कहां पर है? पार्ट 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। पार्ट 4 36 से लेकर 51 तक। 36 से 51। आप लोग बोलो, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, याद करना है। किताब में तो लिखा हुआ है, याद करना है। 36 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी। 36 से 51 तक क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी जस्टिसिएबल है क्या? डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। डीपीएसपी क्या है? नहीं है। ठीक है। डीपीएसपी पता है क्या करता है? देखो, फंडामेंटल राइट स्टेट के राइट को छीन लेता है ना, स्टेट को कर्व करता है ना उसका ऑथोरिटेरियन होने से। जबकि डीपीएसपी क्या करता है? स्टेट को पावर देता है, स्टेट को एक तरह का ऑर्डर देता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। स्टेट को बोलता है करने के लिए, जबकि फंडामेंटल राइट बोलता है आपको ये नहीं करना चाहिए, जबकि डीपीएसपी स्टेट को आदेश देता है एक तरह का, ठीक है। तो ये जो डीपीएसपी है 36 से लेके 51 तक आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्ट 4 में है, याद रहे, नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी में कौन कौन सा आइडियोलॉजी? लिबरल फिलोसफी को भी रखा गया है, गांधीयन फिलोसफी को भी रखा गया है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की भी बात की गई है इसमें। तो देखो 36 में क्या है? 36 में बोला गया है जो 12 में जो डेफिनेशन होगा वही 36 में डेफिनेशन होगा, सेम कुछ चेंज नहीं किया गया, ठीक है। 37 में बोला गया कुछ एप्लीकेशन को लेकर बात की गई है, और में बोला गया है
एक सेकंड। आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ बोल रहे वो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ हो गया। देखिए क्या बोल रहे थे, बोलिए तो। 36वां ना, 36 के बाद ये आपका क्या बोलते हैं कि 38 में बोला कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, ये क्या करेंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, ये प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर माने लोगों की भलाई करने के लिए रखा गया है। किसकी भलाई करने के लिए, लोगों की। ये 38 में बोला गया, हम 39 बोल दिए थे ना, 38 होगा, याद रखिएगा। और 39 में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। 39 में बोला गया है कि आपका इक्वल पे एंड इक्वल वेजेस की बात की गई है। 39 में कुछ प्रिंसिपल्स में इक्वल पे एंड इक्वल वेजेस मतलब कि वीमेन हो या मेल हो सबको इक्वल पे देने की बात की गई है। 39A उसमें यही बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 39A ये ज्यादा पूछा जाता है, जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A में बोला गया है। किसमें बोला गया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A में बोला गया है। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहां बोला गया है, 39A में। ठीक है, मतलब क्या, लोगों को क्या होगा, फ्री लीगल एड मतलब कि कानूनी सहायता मिल जाएगी। 40 में बोला गया है विलेज पंचायत की बात की गई है। किसकी बात की गई है, विलेज पंचायत की बात 40 में की गई है। ठीक, आर्टिकल 41 में किया गया राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आर्टिकल 41 में बोला गया राइट टू वर्क की बात की है। राइट टू वर्क की बात आर्टिकल 40 में किया गया है। ठीक है, 41 में राइट टू वर्क की देने की बात की गई है। 42 में बोला गया है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखिए मैटरनिटी रिलीफ देने की भी बात की गई है। 43 में लिविंग वेजेस की बात की गई है। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात की गई है। 43B में प्रमोशन ऑफ वॉलंटियर फॉर्मेशन। ये उतना नहीं पूछेगा जितना ये पूछेगा आपका 44 पूछेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां की गई है, आर्टिकल 44 में। कहां की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, आर्टिकल 44 में की गई है। कहां की गई है, आर्टिकल 44 में क्या बोला गया, बोलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, 45 में बोला गया है चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। 46 में बोला गया प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये नहीं याद रखिएगा 45 वाला ये जो आर्टिकल्स है ना, हम लोग यहाँ पर भी याद कर सकते हैं। आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A में राइट टू एजुकेशन दिया गया है। 21A में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 माने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में बोला गया है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। सेम यहाँ पर 45 में बोला गया है कि 0 से लेकर 6 साल, उसमें 6 से 14 है, यहाँ 0 से 6 है, याद रखिएगा। 47 में बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ को सुधारने की बात की गई है। बोला गया है कि ये सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, ड्रिंक को सुविधा देने की बात की गई है। ड्रिंक इंटॉक्सी माने कि जो अल्कोहल यूज करते हैं ना उसको हटाने की बात की, ड्रग जो करते हैं उसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है। ठीक है, ये गांधी जी का आइडिया था। 48 में बोला गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है। 48A में बोला गया है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। 49 में बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। 50 में बोला गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। 51 में बोला गया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपका क्लियर हो गया। ये डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट, ये डीपीएसपी है। कहां से कहां तक था, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। और आपका इसके साथ में बोला गया पार्ट 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है पंचायत राज सिस्टम का, किसमें फॉलो किया गया, पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन आया है ना,
और ये डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आंसर होगा। क्या होगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आप बोले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये तो बताइए, तब तो हम बोलेंगे। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं ना कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा, अलग अलग लोगों के पास पावर रहेगा। ठीक है, पावर किसी एक जगह, हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है, 3 टायर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पंचायत राज उसी को ये करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को। डेमोक्रेटिक, जहां पर चुनाव होता है, पंचायत का भी म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव होता है। 13 में बोला गया पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। जो पावर है ना, कि माने कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वहां का जो जज है ना, जज की संख्या को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है नंबर ऑफ जजेस को। तो ये किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसके पास है? नॉर्मली ये पावर किसके पास हो सकता है, आप लोग बताओ तो। 1 सेकंड का मिनट समय दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। सर पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट को कंफर्म लग तो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पता बात पड़े तो ये था। क्या बोले, प्रेसिडेंट है सर। प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं होगा, हम प्रूव अभी दे देते हैं, आंसर देते हैं। कौन सा आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है? 143 सर। नहीं, 143 ना, वो बहुत इजी याद करने का तरीका। 143 में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जो है, सर 124 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं 143 में। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये बात 124 में बोला गया। कहाँ बोला गया है? 124 ठीक है, 124 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और यहीं पर 2-1 बोला गया है हाई कोर्ट होना चाहिए। 2-1-4 में क्या बोला गया है? हाई कोर्ट होना चाहिए। 2-1-4 में बोला गया है। ठीक है, 1-2-4 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, 2-1-4 में बोला गया है हाई कोर्ट होना चाहिए। वहीं पर 143 आप जो बोले ना, 143 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट जी जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे। अब बोलोगे याद कैसे रहेगा? तो 143 इसलिए याद रहेगा क्योंकि 143 में जानते हो ना, सिंपल सा लॉजिक है। प्रेसिडेंट बोलना पड़ेगा क्या लॉजिक को? बोलिए बोलिए सर, नहीं जानते हैं आप लोग 143 का मतलब तो जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? 143 का मतलब नॉर्मली स्कूल लाइफ में सुनते होंगे। हाँ, नहीं सर, नहीं याद नहीं। याद नहीं है, याद नहीं है तो आपको पर्सनली बता देंगे। देखिए, ठीक है सर। देखिए आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हल्का बता, क्योंकि जितना सारा टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अभी पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? 34 गो जज है। एक चीज 33 गुना सर, क्या बोले? 33 गुना, 33 टोटल 34 गो जज है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 33 गो अदर जजेस हैं। वही तो बोल रहे हैं। आंसर देना होगा, ठीक है। लेकिन जब ओरिजिनल जब था ना, सुप्रीम कोर्ट जब शुरू में बना था ना, उस वक्त मात्र 8 ही गो था, टोटल 8 गो जज था, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जज थे। देखिएगा, देखो यहाँ पर बोले थे ना कि पार्लियामेंट के पास पावर है। देखिए, पार्लियामेंट हैज इंक्रीज दिस नंबर ऑफ अदर जजेस। पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। 1956 में इंक्रीज हुआ, 60 में हुआ, 77 में, 86 में, 2008 में, फिर 2019 में इंक्रीज हुआ। ठीक, 2019 में इंक्रीज करके अदर जजेस जो आपका क्या कर दिया गया, 33 को कर दिया गया अदर जज को, और एक चीफ जस्टिस, टोटल 34 को जज है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्या क्वालिफिकेशन है? कोई ज्यादा पढ़ा रहना चाहिए? नहीं, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा जानते हैं क्या है? ही शुड हैव बीन अ जज हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। कितने साल के लिए? 5 साल तक वो कम से कम हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन, माने हाई कोर्ट के तुलना में जो कोर्ट है वहां पर वो 5 साल का जज। या ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या एडवोकेट होंगे वो। और देखे है, याद रखिएगा, और मतलब या तो वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज, या वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट, या प्रेसिडेंट की नजर में, प्रेसिडेंट के नजर में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ठीक है, प्रेसिडेंट की नजर में वो क्या होगा?
डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे, ठीक है। सर मतलब इसका सर मतलब क्या होता है सर? क्या बोले? लास्ट वाला बोले हैं। ये प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ वो अच्छा है, माने कि उसके नजर में अच्छा जूरिस्ट है और माने सारे जानकार है जूरिस्ट के, वो अगर इसको फॉलो नहीं भी करते, हाई कोर्ट के वो जज नहीं भी रहते हैं 5 साल के लिए, हाई कोर्ट का वो 10 साल का वकील नहीं भी रहते हैं, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक, लेकिन बोला गया ये तीनों में से डिस्टिंग्विश जो प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ वो अच्छा होता है ना, क्लासरूम में कभी कभी टीचर लोग बोलते हैं ना ये एकदम फेवरेट अच्छा स्टूडेंट है, इवन नंबर कम भी ला देता है तो फिर क्या बोलते हैं, ये अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? जी सर समझ गए। अरे यहाँ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है। आता है अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बताने में कितना सारा क्वेश्चन का आंसर निकला ना। यस सर लवली। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सोचिए आपका एक तरह का रिवीजन हो रहा है। मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग फोर्स। ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक जितना क्वेश्चन दिए उसमें सबसे इजी क्वेश्चन ये है। डी क्या डी आंसर होगा? बोलिए। डी। डी। डी सर डी। नहीं देना होगा हमको। 26 जनवरी 1950 होगा। हाँ ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन WBCS में आया हुआ क्वेश्चन 2018 में कि 19 में आया था। सर आंसर दिखाई दे रहा है तो सी। क्या बोले? आंसर दिखाई दे रहा है तो। ओ अच्छा ठीक है, ओ कोई बात नहीं। देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, माने कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये प्रेसिडेंट का ड्यूटी है। किसका ड्यूटी है? प्रेसिडेंट का ड्यूटी है टू प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के डेस्क पर रखा हुआ है उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, पार्लियामेंट के डेस्क के ऊपर आकर रख दिया गया है उसको प्रेजेंट करना है। देखिए तो वो क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, यूनियन फाइनेंस कमीशन। आंसर देख ही लिए तो देख लीजिए, तो यूनियन फाइनेंस कमीशन 280 में बोला गया है ना फाइनेंस कमीशन की बात, आर्टिकल 280 में बोला गया है ना 280, किसमें 280 में बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन को कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बनाते हैं ना, ठीक है। उसको फिर देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी की रिपोर्ट को देखती है, सीएजी की रिपोर्ट को चेक करती है, लेकिन ये अपना स्पीकर के पास देती है, पार्लियामेंट में देती है, लोकसभा में, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट स्पीकर के पास देती है, तो ये आपका तो होगा नहीं। रिपोर्ट ऑफ द ये क्या बोला, रिपोर्ट ऑफ द हाँ सीएजी का जो रिपोर्ट होगा ना वो भी प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है। शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है ना, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ओबीसी एससी एसटी, पता है ना, एससी एसटी ओबीसी ये डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं निश्चित रूप से कमीशन के रिपोर्ट को भी तो प्रेसिडेंट है ना देखेंगे, तो ये आंसर वो हो गया। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी स्पीकर के पास देता है, याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछेगा, पूछा है, इसका क्वेश्चन भी है इसमें, हम लास्ट में दिखा देंगे, मैंने एंड के समय में इसमें क्वेश्चन रखे हैं उसको, ठीक है। आंसर क्लियर हुआ ना? यस सर। अगला देखिए, which article of the Constitution of India guarantees to all citizens the freedom of speech and expression? कौन सा आर्टिकल है जो गारंटी कर देता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को? कौन सा आर्टिकल है? 19 19 सर डी। को फ्रीडम दिया गया है? कितना फ्रीडम दिया गया है उसको? 6 फ्रीडम है। कितना? 6 है सर। 6 है कितना है? जी 6 6 है। दिया गया है आपको, ठीक है। आर्टिकल 19 में बोला गया 6 को फ्रीडम। 6 सर 6। हाँ 6 क्या क्या है जरा सा बता दीजिए तो हमको। कौन बताएगा? क्या हमको बोलना होगा? देखिए 19 का 1 ए में बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, ठीक है। 2 में बोला गया है क्या? उसी में बोला गया है ये क्या होता है, ये असेंबल होने की बात की गई है, ठीक है।
इकट्ठा हो सकते हैं, पीसफुली असेंबल की बात की गई है, ठीक है, पीसफुल असेंबल हो सकते हैं एक जगह बिना हथियार के, विदाउट आर्म्स। फिर उसी में 19(1) का सी में बोला गया है फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट इधर कुछ जजमेंट अपना दे दिया है, इधर ये आप लोग को भेजे भी थे शायद, या हम ये एक जजमेंट दे दिए जिसके आधार पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हटाने की बात की जा रही है। देखिए क्या होता है। फिर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की गई है, फिर कहीं भी मूव कर सकते हैं, रेसिडेंस आप कहीं भी जाके रह सकते हो, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है ना वहां जाके रहने की आजादी नहीं है, वहां कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। फिर उसके बाद हम लोग कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोगों का 6 गो है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, आर्टिकल 300A में रख दिया गया है उसको, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया है। तो 19 में क्या है, 6 गो फ्रीडम है फिलहाल। तो बताओ, तो इसमें 16 आर्टिकल है ना, ये 16 है ना, 16, ये 16 में क्या दिया गया है बताइए तो जरा। याद तो ऐसे किया जाता है, क्वेश्चन पढ़ा ऐसे जाता है प्रीवियस ईयर को। 16 में क्या दिया गया है? एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, माने इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम आई राइट? जी 16 में ना एक एक्सेप्शन भी है, 16 का जो 4 है ना, 16 का 4 माने क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16, उसमें बोला गया रिजर्वेशन की बात की गई है। आपसे पूछा जाएगा रिजर्वेशन की बात कहां की गई है, तो 16 का 4 में किया गया है, आर्टिकल ये क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 में बोला गया है। ये 17 में क्या बोला गया बताइए जरा, ये 17 में क्या बोला? अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। 18 में क्या बोला गया है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। अगर विदेश में हमको कोई अवार्ड मिलेगा तो हम किससे परमिशन लेंगे? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट साहब कौन है? कोविंद जी, क्या बोले? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक। Which schedule of the Constitution of India distributes power between the union and the state? कौन सा शेड्यूल है जो यूनियन और स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है? 7 बाद में दीजिएगा, पहले बताइए तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया है? यूनियन यूनियन एंड टेरिटरीज का लिस्ट है। घर बनाएंगे ना जी, जी फर्स्ट शेड्यूल में घर बनाए यूनियन एंड टेरिटरी, क्लियर? सेकेंड शेड्यूल में क्या बोला गया है बताइए तो, बोलिए, मुझे याद नहीं है, सच्ची में बता रहे हैं, बोलिए क्या है? कौन बताता है? सैलरी देंगे ना भाई, स्टेट पहले बन गया, देन सैलरी, फिर ओथ सेरेमनी, स्टेट बन गया फिर सैलरी देंगे। अलग। हाँ ठीक, बोलिए बोलिए। फिर आप बोलिए ना। सैलरी, अलॉयमेंट, क्या क्या देंगे? सैलरी, अलॉयमेंट, ठीक है, और पेंशन की बात इसी में ना की गई है। बताओ तो चीफ मिनिस्टर को सैलरी दिया गया है? नहीं। नहीं ना, नहीं, नहीं बोला गया, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं इंक्लूड है, ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा। थर्ड शेड्यूल में क्या बोला गया है? थर्ड शेड्यूल में ओथ, अगर अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, हम लोग का चीफ जस्टिस है ना हाई कोर्ट का, कोलकाता का हाई कोर्ट जानते हैं ना, कोलकाता में हाई कोर्ट है, ये जो कोलकाता में हाई कोर्ट है वहां पर एक चीफ जस्टिस भी है। आप जानते हो ये चीफ जस्टिस जी को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, स्टेट का गवर्नर, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट ओथ कौन देता है? ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। ओ गवर्नर।
याद रखिएगा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और ओथ बाय गवर्नर। ठीक है, याद रहेगा ना? नहीं पता। यस सर। अंग्रेजी की को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, समझे? कुछ और आप लोग को बता देते, कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना जो हम लिख के हम आप लोग को भेज देंगे कि प्रेसिडेंट जो है ना अंडर हिज वारंट, मतलब वो ना अपना जो सील होता है वो खुद से सील मार के सिग्नेचर करते हैं, उस तरह से किनको किनको अपॉइंट करते हैं। और नॉर्मली किसी के द्वारा सिग्नेचर करके, माने सिग्नेचर उनका स्टाम्प रहता है एक सिग्नेचर का, तो वो भी काम होता है। कहाँ पर उनका ओरिजिनल सील लगता है, हैंड सिग्नेचर लगता है, कहाँ ओरिजिनल नहीं लगता है, मैं नॉर्मली उनका स्टाम्प से काम चल जाता है। ये सभी क्वेश्चंस कभी कभी दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर नीचे इसमें नहीं, स्लाइड में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जरूर रहेगा। ठीक है, थर्ड शेड्यूल तक आ गए। फोर्थ शेड्यूल में क्या बोला गया बताइए तो? 4 वाला, ये जो 4 शेड्यूल है ना, इसमें क्या बोला गया बताइए तो? इसमें राज्यसभा में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, राज्यसभा में सीट, कहां से कितना सीट होगा ये फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है, राज्यसभा में। ठीक है, फिर आते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में किसकी बात की गई है? शेड्यूल्ड एरियाज की। शेड्यूल एरियाज की। और सिक्स्थ शेड्यूल में वो स्पेसिफिकली नॉर्थ शेड्यूल्ड एरिया की। ट्राइब्स आ जाए। AMTM। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही तो? जी। वेरी गुड। अब बताओ 7th शेड्यूल में किसकी बात की गई है? वही तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यूनियन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट एंड यूनियन, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, सही तो? देखोगे इसमें बोला गया है 3 लिस्ट दिए गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट। और कॉन्करेंट स्टेट कंकरेंट लिस्ट, याद रहेगा ना? यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, माने ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल वाली बात कर रहे हैं, मैंने ये जो में बना, यूनियन लिस्ट में 97 ओरिजिनल आइटम्स है। यूनियन लिस्ट में 97 है, यूनियन में कितना है? 97। और स्टेट में कितना है? ये जो स्टेट है 100 था 100, ये तो 100 बना था बाद में ना यूनियन ने, ये तो यूनियन लिस्ट में सर 61। पहले कितना था? पहले 66 था पहले, और कंकरेंट में आपका था 47 था। ये हम बता रहे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में पूछेगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स थे, तो 97, स्टेट लिस्ट में 66, कंकरेंट में 47। जबकि एट प्रेजेंट क्या हुआ है, लक्ष्मीकांत का बुक अगर फॉलो करेंगे अभी का 2019 के समय का बुक का, तो 98 उसमें दिखा रहा है, किंतु अभी भी गवर्नमेंट का वेबसाइट में 100 ही दिखा रहा है। ठीक है, ये 100 दिखा रहा है एट प्रेजेंट का, किंतु लक्ष्मीकांत का बुक में 98 दिखा रहा है, उसमें प्रूफ भी दिखा है 98 कैसे है। स्टेट का जहां पर हम लोग 66 पढ़े थे लक्ष्मीकांत का बुक में, अभी दिखा रहा है 59 दिखा रहा है, जबकि बहुत मैक्सिमम बुक में 61 देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपका ठीक है 52, ये 52 ही दिखा रहा है। ठीक है, समझे बात? समझ में आया ना? आते हैं आगे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप बताओ ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन सा आर्टिकल में बोला गया था? 51, याद है? आर्टिकल 51 कहां पर है? आर्टिकल 51 बताइए तो। DPSP में था। DPSP में। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पर बोला गया है? 51A में बोला गया है। कहां पर बोला गया है? 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। कौन सा पार्ट में बोला गया है? पार्ट 4A में बोला गया। किसमें बोला गया है? पार्ट 4A में। इसमें भी कर्सिव लिखा गया है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, पार्ट 4A में की गई है ना यार? पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, और आपका इसमें सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम बोले? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह USSR जाते हैं, सही बोल रहे हैं ना? सरदार स्वर्ण सिंह USSR जाते हैं और वहां से
फंडामेंटल DPS लेके आते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह यूएसएसआर जाते हैं, वहां से फंडामेंटल राइट्स लेके आते हैं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी लेके आते हैं, पार्ट 4A में लेके आते हैं। कहां पर? पार्ट 4A में, 51A में। तो यूएसएसआर से लिया गया है। कौन कमेटी बनाता है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सा पार्ट में रखा गया? पार्ट 4A में रखा गया। कौन सा आर्टिकल? ये है फंडामेंटल ड्यूटी। बोला गया ना पहले हमारे पास राइट है, हमारे पास ड्यूटी भी होना चाहिए ना, कुछ अपना भी तो कर्तव्य होना चाहिए ना, कुछ करे। खाली राइट है थोड़ी लेंगे। तो ये ड्यूटी यहाँ दिया गया। अभी कितने ड्यूटीज है टोटल? अभी 11 को ड्यूटी है। 11 ड्यूटीज है। हाँ 11 ड्यूटी है, याद रखिएगा। 9th शेड्यूल जो है ना, अब देखो वहां पर 7 तक थे ना, 7 तक हो गया ना जी। तो ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं। 8th शेड्यूल में क्या बोला गया था? भाषा, लैंग्वेज। 22 को ऑफिशियल लैंग्वेज है। बता दो भारत का नेशनल लैंग्वेज कोई है क्या? नहीं है सर। नहीं, भारत का कोई लैंग्वेज नहीं। भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज दो ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज है है, तो। लेकिन 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ में आया? और वो राजकीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश को राजकीय भाषा बोला जाता है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। राजकीय भाषा। 9th शेड्यूल में क्या बोला गया है? जो लैंड जुरिडिक्शंस की बात है ना, वो 9th शेड्यूल में रखा गया है। 9th लैंड से रिलेटेड इशू जो आता है इसमें। 10th शेड्यूल माने दल बदल, 10 माने दल बदल, 10 से दल बदल, याद रखेंगे। 10th शेड्यूल में दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। फिर उसके बाद एक और आता है ये आपका 11th शेड्यूल, सॉरी 11th शेड्यूल। 11 में किसकी बात की गई है? कोई बता सकता है? पंचायत। पंचायत पंचायत को कितना काम दिया गया है? 29 को काम है। पंचायत को कितना काम असाइन किया गया है? 29 को यहाँ पर बोला गया है। और 12 शेड्यूल में जो है, 12 शेड्यूल में आपका म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है, उसको 18 को काम दिया गया। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी को 18 को काम दिया गया, 18 को। याद रखिएगा ये सब, यही सब क्वेश्चन तो आता है। पंचायत बना था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। गलत बोलेंगे, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। और 74th अमेंडमेंट एक्ट कॉल किसका था? म्युनिसिपैलिटी का था। देखिए 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अल्टर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर। जो 86th अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि इंडिया में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा गया है, क्या रखा गया बताइए तो जरा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कीजिए, क्या क्या हम आर्टिकल बोले? इसके द्वारा 221A रखा गया था, दूसरा 45 में भी रखा गया है, ऐड किया गया था, ठीक है। और 51A में भी है, 51A में। उसमें लास्ट का जो है ना, जो पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा स्कूल, पेरेंट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल भेजिए। नहीं भेजिएगा तो नहीं, पेरेंट्स भेजेंगे तो बोलेगा कि आपका ड्यूटी है, आपको भेजना चाहिए। 51A में बोला गया घर में सारे पेरेंट्स को बता, सारे बच्चों को बता दीजिएगा। जो बच्चा लोग को स्कूल नहीं भेजा जाता है बोलेगा, पेरेंट्स को बोले स्कूल भेजने के लिए, ठीक है। या ट्रेन में देखते हो ना, ट्रेन पर चढ़ते हो ना तो देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे मांगने लगते हैं, तो याद रखिएगा उन्हें पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि पैसा दीजिएगा दैट मींस आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आप उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, नहीं लेगा ना सीधा बोलेगा स्कूल में सब चीज मिलता है, खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, किताब भी मिलता है। देखिए तो 86 में क्या बोला गया? ये वाला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट जज होता है स्टेट में ना, किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? ये गवर्नर के द्वारा, ये गवर्नर के द्वारा, ठीक है, ये गवर्नर के द्वारा होता है, ठीक है। रहने देखिए और बताएं। आपकी मर्जी। मेरी मर्जी बोलेगा हम तो बताते चल जाएंगे। तो बताइए। देखिए द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। जो इम्पीचमेंट है ना प्रेसिडेंट को लेकर, वो इनिशिएट होते हैं। माने कहां पर इनिशिएट होते हैं? माने इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट लाया जा सकता है कहां पे? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लाया जाता है। बताओ तो कौन सा आर्टिकल में बोला गया है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट की बात?
किसमें बोला गया है? 61 61 में बोला गया है, याद रखिएगा। 52 में बोला गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 डायरेक्टली सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में बोला गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। 53 में बोला गया सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। 53 का ही 1 में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे ना, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस होंगे। प्रेसिडेंट क्या होंगे? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस, माने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके हेड होते हैं। ठीक है, 53 में बोला गया। देखिएगा उसके बाद अलावा प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। प्रेसिडेंट क्या है? ये सब क्वेश्चन बनता है। प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। आर्टिकल 54 में बोला गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट का चुनाव की बात आर्टिकल 54 में बोला गया है। 55 में बोला, हाँ ये सुन लीजिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में बोला गया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन कंसिस्ट होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इतना ही नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोले? लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। साथ में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपका दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसके भी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो ये लोग पार्ट होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है। ये एग्जाम में पूछेगा। 54 में बोला गया है। 55 में बोला गया मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन चुनाव के तरीके की बात की गई है, मैनर। ठीक है, वो मैनर को हमको चार्ट में दिखाना पड़ेगा, माने हल्का हल्का सा बोल देते हैं। इसमें होता है क्या है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है प्रेसिडेंट का चुनाव। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। एक और ये क्वेश्चन बनता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके अलावा और भी क्या बनता है आपका प्रेसिडेंट का चुनाव में? आपका ये जो एमएलए होते हैं ना, एमएलए, उसका वोट का वैल्यू होता है। एमपी का वोट का वैल्यू अलग होता है। प्रत्येक स्टेट के एमएलए का वोट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। वो कैसे निकलेगा? स्टेट का पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं टोटल एमएलए से, उस स्टेट के एमएलए से डिवाइडेड बाय 1000, जो आएगा वो एमएलए का, एक एमएलए का वोट वैल्यू होगा। उस स्टेट का जितने एमएलए उसका वोट वैल्यू निकल गया। टोटल एमएलए का वोट वैल्यू पूरा हम लोग का कितना है? आपका 28 गो राज्य है ना, 28 राज्य, और जो आपका दिल्ली और पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां भी शामिल है, तो उनका पूरा जोड़ने के बाद टोटल एमएलए का वोट वैल्यू जोड़कर डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर इलेक्टेड मेंबर्स। लोकसभा में बताओ तो, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? 2 गो, एंग्लो इंडियन और एक। तो 21 में बोला गया है, आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन की बात की गई है। किसमें बोला गया? आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन की बात की गई है। राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड है। ठीक है, राज्यसभा में कितने हैं? 12 नॉमिनेटेड है, याद रखिए। ठीक, ये याद हो गया। फिर आते हैं आगे, और इनको इम्पीचमेंट जो होता है 61, आर्टिकल 61 में बोला गया इम्पीचमेंट की बात की गई है। ठीक है, पावर टू ग्रांट पार्डन्स आर एंजॉयड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। माने ग्रांट पार्डन्स है ना, कौन क्षमादान कर सकता है, क्षमा कर सकता है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट के कर सकते हैं। याद रहेगा ना? बताओ तो कितना में बोला गया? आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की बात की गई। गवर्नर का तो याद नहीं आ रहा है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन्स कर सकते हैं, माने क्षमादान दे सकता है, रिमिशन की भी बात की गई है, कम्यूटेशन की बात की गई है। लेकिन गवर्नर का क्या बोले? गवर्नर कितना दिया है? 161। ठीक है, गवर्नर का भी 161। ठीक, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बता दो कौन सा आर्टिकल में बोला गया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में? सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए 1 2 4 1 to 4 1 2 4
ठीक है। गवर्नर का कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? 214 214 214 नहीं, गवर्नर गवर्नर वो हाई उसमें कोर्ट तो का हाई कोर्ट का बोला गया है। गवर्नर का किसमें बोला गया? गवर्नर का है, याद है? रुको 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 बताते हैं। 155 गवर्नर 155 होना चाहिए। देखिए 153 में बोला गया गवर्नर होना चाहिए। एक अनाउंसमेंट है सर, क्या बोले? एक अनाउंसमेंट है। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि वो सरफराज सर का असल में लैपटॉप जो है में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो वो क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 8 बजे से उनका क्लास था ना, तो उनका लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्वेश्चन जो है टाइप नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो इसीलिए आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं। दूसरे दिन उनका क्लास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी सर। आप जो है आराम से क्लास ले लीजिए, जितना भी लेना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। मत बोलिए सर, 10 बजे तक पढ़ते रहेंगे। नहीं 10 बजे तक नहीं, जो सर जो मतलब तैयारी की है, सर जो तैयारी की है उसके मुताबिक जो है कर लीजिए, ठीक है। अच्छा है। देखिएगा, तो आर्टिकल 153 में बोला गया गवर्नर की बात की गई है, ठीक है। ये सर ये जो ये एक्ट है ना, इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो 153 में बोला गया गवर्नर की बात, ठीक है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट की बात 155 में बोला गया है। 156 में टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है। पता है प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार गवर्नर रहते हैं। कितने होते हैं? प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार, ठीक, तो याद रह जाएगा वो। अगला देखते हैं। Which of the following amendments of the Indian Constitution is related to reservation of SC/ST? ठीक है, यहाँ देखिए आंसर ठीक है, ये इसको हम ये करेक्ट नहीं कर पाए थे। फिर देखिए SC/ST जो है ना, SC/ST को रिजर्वेशन की बात यानी कौन सा अमेंडमेंट इससे जुड़ा हुआ है? तो ये 79th अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है SC/ST को लेकर, ठीक है, और एंग्लो इंडियन को लेकर, माने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसको लेकर अलग अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 79th अमेंडमेंट जो है वो आपका SC/ST और एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन की बात जुड़ा हुआ है। ये भी WBCS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 123rd अमेंडमेंट 2017 में जो अमेंडमेंट आया था ना 123rd, ये किससे जुड़ा हुआ था? ये हुआ था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, इससे जुड़ा हुआ है। इंडियन पेनल कोड एडल्ट्री से जुड़ा हुआ इंडियन पेनल कोड कौन सा है? किससे? एडल्ट्री से। तो 497 आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी 497। ये ऐसे याद रखिए, इसको और कुछ ज्यादा है नहीं जानने लायक। हाँ ये देखिए, अभी याद कीजिए, तो अभी बता रहे थे ना ये सारे आर्टिकल्स। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बेस्ड ऑन द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर किसमें बोला गया है? पहले इसमें से नीचे से देखते हैं। 153 में क्या बोला गया है? 153 में क्या बोला गया है? गवर्नर होना चाहिए। हाँ गवर्नर होना चाहिए। 154 में क्या बोला गया है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, माने एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का सारा एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगा? गवर्नर के पास होगा, ठीक है। 155 में क्या बोला गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का अपॉइंट की बात की गई है। 156 में टर्म ऑफ ऑफिस, गवर्नर कितने समय तक रह सकते हैं? देखो नॉर्मली 5 साल होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट की इच्छा पर, प्रेसिडेंट चाहे ना 2 ही साल में उसको हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट की इच्छा पर गवर्नर तय होता है कितने साल तक रहेंगे, माने ये मेजर
280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एस्टेब्लिशमेंट। ये बताओ तो आर्टिकल 280 अभी बताए थे ना, क्या बताए थे आर्टिकल 280 में? फाइनेंस कमीशन। किसकी बात किए थे? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 280 में फाइनेंस कौन फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करता है, मैंने कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो प्लानिंग कमीशन है, ये प्लानिंग कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये स्टेचुअरी बॉडी है कि नॉन स्टेचुअरी बॉडी है? कमीशन तो बाद में आता है ना। क्लियर करते हैं पहले, एक एक डायग्राम यहाँ देखिएगा। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग स्टेचुअरी, ये स्टेचुअरी है, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ये नॉन स्टेचुअरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इधर लिख रहे हैं, इधर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लिख रहे हैं। देखिएगा, मैं सॉरी यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लिख सकते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा ज्यादा एक्स्ट्रा ही लिखा, एग्जाम में एक्स्ट्रा ही आता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, यहाँ तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान प्लानिंग कमीशन नहीं थी। हाँ, देखिए, ये जो स्टेचुअरी का मतलब होता है एक्ट, जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में जो बिल पास होने का प्रेसिडेंट जिसको साइन करता है वो एक्ट बनता है, उसको बोलते हैं स्टेचुअरी बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेचुअरी में बोल सकते हैं जीएसटी काउंसिल। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? जीएसटी काउंसिल। क्या बोले हम? जीएसटी काउंसिल जो है वो स्टेचुअरी है। कौन पढ़ रहा है? जीएसटी काउंसिल जो है वो स्टेचुअरी बॉडी है कि नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर बनाया उसे। देखिए, एक्ट बनाएंगे जरूरी नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही होगा, जरूरी नहीं है। यूजीसी, यूजीसी का नाम सुने हैं? यूजीसी जी, ठीक, क्या पूरा नाम क्या है यूजीसी का? याद नहीं आ रहा है जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाँ हाँ, तो ये स्टेचुअरी है, यूजीसी जो है स्टेचुअरी है। क्लियर? यूजीसी क्या है? स्टेचुअरी बॉडी है। ठीक है, और वहीं पर आपका क्या बोलते हैं, वहीं आप देखिए यहाँ पर एक और, प्लानिंग कमीशन को किसी तरह का एक्ट बनाया गया था? नहीं। नीति आयोग को किसी तरह का एक्ट बनाया गया था? नहीं। तो वो एक्ट नहीं बना था, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? नॉन स्टेचुअरी। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। तो जीएसटी काउंसिल स्टेचुअरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, जबकि यूजीसी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन है, याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब यूजीसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुअरी दोनों है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुअरी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जबकि प्लानिंग कमीशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और नॉन स्टेचुअरी भी है। क्लियर? समझ में आया बात? मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। एक और दिखाते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल था ना, तो इंटर स्टेट काउंसिल के लिए हम आपको दिखाते हैं कुछ आर्टिकल्स जो जरूरी है। ये देखिए, एक ये भी जरूरी है, जब ये 266 में क्या बोला गया है? कॉन्सोलिडेट फंड की बात 266 में बोला गया, आर्टिकल 266 में बोला गया है। कॉन्टिजेंसी फंड की बात 267 में बोला गया, 267 में, जो इमरजेंसी के लिए खर्च होती है। ये फाइनेंस कमीशन 280 में बोला गया, ऑलरेडी बोल चुके हैं। टू 263 में बोला गया इंटर स्टेट काउंसिल। किसकी बात की गई है? इंटर स्टेट काउंसिल की बात 263 में। और इंटर स्टेट रिवर्स
ठीक है, मैंने इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट को लेकर 262 में, याद रखिएगा ये दोनों आएगा इसमें से, ठीक है, ये याद ही रखना है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, 262 में इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज की बात की गई है। इतना सारा क्वेश्चन बन रहा है एक के साथ। द पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें 3 टायर्स है पंचायत राज, ये नॉर्मली बता देते हैं इसको। आपका कौन कौन सा 3 टायर्स है इसमें? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है इसमें, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कहां पर? पंचायत राज में 3 टायर्स में है, ठीक है। अब बोला गया है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन, एजुकेशन किसमें पड़ता है? एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। एजुकेशन किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में है। सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट 1975 में बना था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये ऑलरेडी इजी क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ? 26 जनवरी 1949 को। आपका फॉलोइंग ऑफिसेस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेप्यूटी माने कि यहाँ बोला गया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चेयरमैन की बात की गई है, डेप्यूटी स्पीकर भी है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात ही नहीं की गई है ही नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कौन सा आर्टिकल में किया गया था पहली बार? तो आर्टिकल 40 में किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, डीपीएसपी में। अम्बसमेंट की बात ये सब बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसी को इसलिए स्पीड में जा रहे हैं। स्वीडन, अम्बसमेंट इंस्टीट्यूशन कहाँ ओरिजिनेट होता है? स्वीडन में। कहाँ होता है अम्बसमेंट? स्वीडन से स्टार्ट हुआ था। लोकपाल वाला याद कीजिए, लोकपाल का मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग केयर टेकर। द फाइनेंस कमीशन इज, ये आपका फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? 1 चेयरपर्सन और 4 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 1 चेयरपर्सन और 4 मेंबर, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। नीति आयोग क्या था? एक रेजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट। नीति आयोग, और एक चीज बताए थे नीति आयोग के लिए, नीति आयोग क्या है? आपका नॉन स्टेचुअरी बॉडी है। क्या है? नॉन स्टेचुअरी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो यूनियन कैबिनेट ने बनाया था रेजोल्यूशन लाकर, ठीक है। ये किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं हुआ था इसके लिए, ना ही पार्लियामेंट में पास हुआ था। Supreme Court held that the forcing a person to undergo polygraphy, brain mapping, narco analysis test, ठीक है। तो polygraphy, brain mapping, narco analysis test, इसकी बात कहाँ की गई है? इसको एज ए वायलेटिव है ये। पॉलीग्राफी करना, ब्रेन मैप करना या नार्को एनालिसिस टेस्ट करना, ये सब ये क्या होता है? किसका आर्टिकल को छीनता है? हमारे कुछ आर्टिकल्स को छीन लेते हैं। किसके? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 को छीन लेते हैं, ठीक है। मैंने सेल्फ विटनेस की बात की गई थी ना, जो उसको छीन लेता है। और 21 में जो पर्सनल लिबर्टी की बात की गई ना, उसको छीन लेता है। मान लो आपका ब्रेन मैपिंग करेंगे तो निश्चित आपका खुद का राइट टू लाइफ का अधिकार कहाँ? राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अधिकार रहा कहाँ? अगर हम पॉलीग्राफी भी करते हैं तो नहीं रहेगा, नॉर्मल सी बात है। 25 में कौन सा बात बोला गया बताइए तो जरा आप लोग। आर्टिकल 25 में किसकी बात की गई है? बोलिए, आप ही लोग से पूछ रहे हैं। आप लोग सो क्यों गए हैं? हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग के पास? Yes, sir. Sir, religion freedom. फ्रीडम ऑफ sorry, रिलीजन, sorry. आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। 20 में किसकी बात की गई है? बोल लो ये। किसकी बात की गई है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। मतलब इसमें ना 3 बातें कही गई थी कि आपका नो सेल्फ, नो ये क्या बोलते हैं, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन था, और एक और था आपका, और एक क्या था बोलिए, तो हम भी भूल गए क्या था। और एक क्या हम छोड़ दिए हैं बताइए? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। देखो या हमको तो याद आ गया लेकिन आप लोग को याद नहीं है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है क्या?
हेलो, आवाज आ रही है मेरा? हेलो, आ जी रही सर, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। लगता है सब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, मतलब सब बोर हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। अभी और भी क्वेश्चन था, लेकिन ये यहाँ तक लास्ट रखते हैं। पंचायत वाला ऑलरेडी बोल दिया अमेंडमेंट एक्ट। बहुत पढ़ा दिए सर। ठीक है, हम इसलिए हम लास्ट यहीं तक, ऑलरेडी जितना है ना इसमें सारा चीज हम बता दिए हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आया ना? जी जी सर। जी जी। ठीक, अच्छा लगा क्लास? जी सर। ठीक है, ठीक है, देन थैंक यू। आप लोग आराम से सोइए, तब रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। गई लग मैं बोल ठीक।